नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अफेयर्स अक्रॉस ग्लोब में। मैं हूं डॉक्टर शिवम और आपके लिए लेकर के आया हूं द हिंदू की एक एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें कि ये कहा गया है क्या भारत ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेजुएट्स तैयार कर रहा है। यस, ये कितना हमारी अर्थव्यवस्था इसको समाहित कर पा रही है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या भारत हर साल लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को डिग्री देता है, लेकिन क्या हमारी अर्थव्यवस्था उनके लिए उतनी नौकरियां भी पैदा कर पा रही है? क्या हम दुनिया की सबसे युवा आबादी को डेमोग्राफिक डिविडेंड में बदल रहे हैं, और या फिर हम डिग्रीधारी बेरोजगारों को एक नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं? आज का सवाल बेहद ही गंभीर है। क्या भारत उतनी ग्रेजुएट्स तैयार कर रहा है जितनों को उसकी अर्थव्यवस्था समाहित कर पा रही है? जी हाँ, इन्हीं सवालों के बारे में हम समझेंगे चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उन यूथ के सामने में, क्या गवर्नमेंट ने अपनी अपनी पॉलिसीज़ ले आई है, उन सभी का यहाँ पर डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर शिवम मिश्रा और हम इस एनालिसिस को करने जा रहे हैं। तो ये एक द हिंदू की एक एडिटोरियल एनालिसिस है जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ, और इसे हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी क्या हेडिंग है, इसमें क्या दिया हुआ है? इज इंडिया प्रोड्यूसिंग मोर ग्रेजुएट्स दैन व्हाट द इकोनॉमी कैन इज अब्जॉर्ब? क्या भारत उतने ग्रेजुएट्स पैदा कर रहा है जो कि उसकी अर्थव्यवस्था उससे समाहित कर पा रही है या नहीं, या फिर हम उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो इसके बारे में द हिंदू में क्या लिखा है? इंडिया इज़ विटनेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन इन द हायर एजुकेशन। भारत में लगातार हायर एजुकेशन का चलन बढ़ रहा है। ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में थाउजेंड्स ऑफ न्यू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैव बीन एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स एवरी ईयर। हर साल भारत में बहुत सारे ग्रेजुएट्स, मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स और पैदा हुए और लोगों ने डिग्रियां ली। एंड पिछले 10 सालों में, ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में बहुत सारे नए कॉलेजेस, हजारों की संख्या में, और यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई हैं। इसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वन इन द 3 ग्रेजुएट्स, आंकड़ा ये कह रहा है कि 3 में से 1 ग्रेजुएट को अभी भी नौकरी नहीं मिल रही है, यानी कि वो अनएम्प्लॉयड है। तो इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा अभी भी लगातार राइज करता जा रहा है। इज इंडिया प्रोड्यूसिंग मोर ग्रेजुएट्स दैन व्हाट द इकोनॉमी कैन एब्जॉर्ब? ये राजन वढेरा एंड ORS दास के बीच का एक डिस्कशन है जो कि क्वेश्चनेयर फॉर्म में था। उसी को मैं यहाँ पर आपको सरल शब्दों में प्रेजेंट करूँगा। क्या भारत सरकार पत्र सूचना मंत्रालय क्या एक डिस्कशन देता है, उसके बारे में देखिए। वो लिख रहा है कि NEP 2020 के बाद से स्वीपिंग रिफॉर्म्स टू द मेक एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज एंड अलाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड 21st सेंचुरी के लिए हम लोगों ने क्या किया? NEP 2020 को लॉन्च किया था। इसके आंकड़े के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए 2014-15 का और 2024-25 का अगर हम आंकड़ा देखें, इन दोनों में कंपैरिजन देखते हैं, तो IITs की संख्या जो थी वो इनिशियली 16 थी 2014-15 में, अभी वो बढ़ करके 23 तक हो गई। इसी तरीके से IIMs जो है, IIMs इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स जितने हैं वो 13 थे, अभी वो 21 हो चुके हैं। एम्स जो है वो पहले इनिशियली 7 थे और इस गवर्नमेंट में 20 के आसपास हो चुके हैं। 2 फॉरेन कैंपसेस हैं जो IITs के, जो कि जंजीबार एंड अबू धाबी में खोले गए हैं। इंडिया की रैंकिंग जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था उसमें 76 से इम्प्रूव होकर के 39 पर आ गई है, फ्रॉम 76 टू 39 2024। वर्ल्ड QS रैंकिंग में हम देखें 54 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फीचर्ड इन द 2026 एडिशन, अप फ्रॉम 46 इन 2025 एंड 13 इन 2015। तो लगातार हमारा जो आंकड़ा है वैश्विक स्तर पर भी और जो देश के स्तर पर भी है, हायर एजुकेशन का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद भी जो हमारे यहाँ ग्रेजुएट्स पैदा हो रहे हैं उनमें से 3 में से 1 ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड रह जा रहा है। अगर उच्च शिक्षा में हम नामांकन की बात करें कि कितने लोगों ने इनरोलमेंट किया, तो वो 2014-15 में वो आंकड़ा 3.4642 करोड़ था, 3.42 करोड़, और अभी ये 2022-23 में ये आंकड़ा हो गया था 4.46 करोड़ का।
ठीक है। इसके बाद भी हमारे 3 में से 1 स्नातक बेरोजगार है। तो एक बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है, क्या भारत अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादक रूप से समाहित किए जाने वाले स्नातकों से अधिक संख्या की स्नातक तैयार कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया और मिनिस्ट्री का भी जो डेटा है, इसमें हम लोगों ने पत्र सूचना, भारत सरकार पत्र सूचना मंत्रालय, इसका भी जो डेटा है इसमें कुछ चीज़ें और नहीं गिवन है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ का जो नंबर है, यूनिवर्सिटीज़ वो 2014-15 में वो आंकड़ा 760 था और 2024-25 में वो आंकड़ा 1330 के आसपास हो गया। कॉलेजेस की संख्या पहले 38,500 थी, कॉलेजेस 38,500, 38,500 थी और वो आंकड़ा 52,000 के आसपास हो गया। इट मीन्स कि इंक्रीमेंटल राइज देखने के लिए मिला हर एक एस्पेक्ट में। देखें, चाहे वो IITs की बात हो, IIMs की बात हो, एम्स की बात हो, ISERBs की बात हो, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस की बात हो। ठीक है, अब इन स्नातकों के सामने में जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनका डिस्कशन करते हैं जरा सा। चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं? चैलेंजेस टू दीज ग्रेजुएट्स, इनके सामने क्या है कि लगातार जो हमारा चुनौतियां आ रही हैं उच्च शिक्षा प्राप्त स्नातकों के सामने में, पहला है कि आपका रोजगार सृजन में अंतराल, जो कंटिन्यूअस आपका एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, उसमें क्या है, एक डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है या डिले देखने के लिए मिल रहा है। केवल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर देखें तो जो हाल फिलहाल का आंकड़ा रहा पिछले कुछ वर्षों का, उसमें IT सेक्टर में एक बहुत ग्लोबल लेवल पे बूम देखने को मिला। IT सेक्टर, केवल मैं इंजीनियरिंग की बात अगर करूँ तो IT सेक्टर में बूम देखने को मिला। इस वजह से इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रुझान देखने को मिला, स्नातकों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई, लेकिन उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया उन ग्रेजुएट्स को। IT सेक्टर में जो इनिशियली स्पीड थी वो बहुत रैपिड थी इनिशियली, अभी वो जो ग्रोथ या जो उसमें जो ग्रोथ मिल रही थी वो अभी रैपिड ना होकर के एक तरीके से स्टैग्नेंट हो गई है या फिर उतनी फास्ट नहीं रह गई। इस वजह से जो स्नातक थे वो पूरी तरीके से उसमें समाहित नहीं हो पा रहे हैं। सेकंड वन क्या है कि आपका AI एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आजकल जो कंपनीज हैं, AI का रोल ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का बढ़ता हुआ जो दायरा है, वो आजकल क्या है, कंपनीज को ऐसे स्नातकों की ज़रूरत है जो कि AI के साथ काम कर सके, उनके द्वारा जो रिजल्ट आपको दिए गए हैं उनको दोबारा से वो सत्यापन कर सकें या उसका जस्टिफिकेशन कर सकें और कठिन से कठिन समस्याओं का भी समाधान कर सकें। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये एक तरीके से कन्वेंशनल पैटर्न पर चल रही हैं और अचानक से इस कन्वेंशनल पैटर्न को या फिर जो इसका पाठ्यक्रम है या जो सिलेबस को अल्टर नहीं किया जा सकता है, डिज़ाइन नहीं किया जा सकता, रातों रात उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसी तरीके से जो यूथ है, उन स्किल सेट्स को दे कैन नॉट डेवलप द स्किल सेट्स को उतनी तेज़ी से वो डेवलप नहीं कर सकते हैं, रातों रात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका थर्ड जो एक बहुत बड़ा चैलेंज इनके सामने आ रहा है कि वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेशन तो ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या विनिर्माण क्षेत्र है, उसमें ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0 की वजह से अचानक बहुत तेज़ी से चेंजेस आ गए उन इंडस्ट्रीज़ में। अचानक से जो आपका बड़ी संख्या में इंजीनियर जो थे, उनमें जो काम करने वाले लोग थे, उनमें बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस करके उसको ऑटोमेटेड कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इंजीनियरिंग की नौकरियां थी उतनी तेज़ी से वो नहीं बढ़ पा रही हैं। यही कारण है कि आपका मैकेनिकल, सिविल एंड जितने कोर सेक्टर्स हैं उनमें एक ड्रॉप देखने को मिला थ्रू आउट द इंडिया या पूरे देश में वो देखने को मिला। अब देखिए, भारत की जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं इसको लेकर के उसकी बात करें। क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव रहा वो देखिए। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो वो हो गया, फर्स्ट वन है आपका जो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014, भारत राष्ट्रीय युवा नीति 2014 क्या बताती है कि जो 15 से 20 के एज वाले लोग थे इनको यूथ माना गया था उस समय,
और यूथ के साथ साथ इनमें शिक्षा, रोजगार या फिर स्किल डेवलपमेंट, देन हेल्थ, स्पोर्ट्स, सोशल अवेयरनेस एंड इनकी जो एम्पावरमेंट, सारे बहुत सारे क्षेत्रों की पहचान की गई थी। उसके बाद प्रस्तावित जो युवा नीति रही है, जो नेशनल यूथ पॉलिसी 2025 है, 2025 ये किन चीज़ों पे करता है? ये करता है आपका डेवलप्ड स्किल सेट्स या एडवांस्ड, देन इसके बाद आपका नेतृत्व क्षमता, डिजिटल अवेयरनेस, इस तरह की जो रैपिडली ग्रोइंग जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उनके ऊपर ये विशेष तरीके से बल देता है। सेकंड है आपका NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके तहत जो शिक्षा नीति थी 2020 की जो शिक्षा नीति थी वो एक तरीके से एक्सपीरियंस्ड एंड मल्टी डिसिप्लिनरी डोमेन को प्रमोट करती है। एक्सपीरियंस एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करती है। यानी कि अगर आप आसान शब्दों में समझें तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो केवल आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नॉलेज मत रखिए, इलेक्ट्रिकल की नॉलेज मत रखिए, साथ ही साथ आप मैकेनिकल की नॉलेज भी रखिए। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप हैं तो आपको मैकेनिकल की भी नॉलेज रहे, आपको बेसिक कंप्यूटर साइंस की कोडिंग वगैरह आनी चाहिए, और जो बदलते हुए एस्पेक्ट्स हैं उसमें AI वगैरह की नॉलेज भी आपको अच्छी होनी चाहिए। तो इट मीन्स अगर आपको बदलते हुए परिवेश में इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आपको रोजगार के अवसर ज़्यादा बेहतर उपलब्ध होंगे। ठीक है। देन इसके बाद आपका है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। ये क्या है? ये 170 यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ये इस चीज़ को अपनाया गया, और ये बेसिकली आपका एक तरीके से क्रेडिट फ्रेमवर्क, यानी कि हम एक तरीके से बात कर रहे हैं, अगर आप देखिए एक्रेडिटेशन, जैसे कि आपने नाम सुना होगा NBA, NAAC, इस तरह की रेटिंग प्रणाली जो कि आपके रैदर देन इवेल्युएटिंग, किसी एक बच्चे को इवेल्युएट करे कि उसके मार्क्स के बिहाफ पे ना करते हुए उसके थ्रू किसी न किसी आपके फ्रेमवर्क के थ्रू आपको ये देखती है कि OB आउटकम बेस्ड एजुकेशन पर यह फोकस करती है। ठीक है। इसके बाद अपार ID गवर्नमेंट ने चलाई, जिसमें विद्यार्थियों की टोटल जो आपकी एजुकेशनल स्टार्टिंग से एजुकेशन है उसका एक तरीके से एक ही जगह पे आपको सारा ब्यौरा मिल सकता है, वो डिजिटली उसको संकलित करता है। इसके बाद स्वयं पोर्टल है, गवर्नमेंट ने स्वयं पोर्टल को प्रमोट किया। स्वयं पोर्टल के थ्रू आप बहुत सारे पाठ्यक्रम वहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारे सिलेबसेस, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जा कर के आप उन कोर्सेज को कर सकते हैं। देन स्वयं प्रभा, PM ई-विद्या एंड दीक्षा, इस तरीके के टेलीविज़न, रेडियो, डिजिटल सामग्री भी गवर्नमेंट ने प्रमोट किया। स्वयं प्रभा, PM ई-विद्या, इस तरीके के बहुत सारे पोर्टल्स और अवेलेबल हैं। अटल टिंकरिंग लैब की बात की गई। अटल टिंकरिंग लैब हर जगह सेटअप की गई ताकि हम अटल टिंकरिंग लैब के थ्रू जितने भी नवाचार है, जितनी भी और पॉलिसीज़ हैं, जितने नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको भी हम प्रमोट कर सकें। देन इसके बाद आपके ITIs को भी एक वो लगातार उनका विस्तार किया गया और आधुनिकीकरण किया गया, उसका मॉडर्नाइजेशन किया गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से चलाई। स्किल डेवलपमेंट या स्किल इंडिया डिजिटल हब 2023 में स्टार्ट किया गया। आगे का अगर हम रास्ते की बात करें कि इस डायरेक्शन में और क्या आगे हम देख सकते हैं, तो वो ये है, अगर हम कुछ आगे की बात करें तो भारत को अगर देखें इसके रिफॉर्म्स करने हो तो भारत को पहली बात तो क्या है, अपने R&D सेक्टर को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एवं विकास सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना होगा। इन्वेस्टमेंट इन R&D सेक्टर बढ़ाना होगा। बाकी जितने डेवलप्ड नेशन हैं R&D सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद क्या हो गया, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया जो गैप है, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया,
गैप को ब्रिज करना होगा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है और एकेडमिक में अगर कुछ और पढ़ाया जाएगा तो जो भी ग्रेजुएट आपका जो भी स्नातक निकलेगा उसके पास इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज नहीं होगी, तो इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती है। एक बहुत बड़ा इनके बीच का एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आपका जो यूथ है, जितने भी ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, उनको उस तरीके से जॉब का ऑफर नहीं मिल पा रहा है जैसा वो चाहते हैं। थर्ड वन है कि भारत को एक अपनी तरफ से सशक्त इंडस्ट्री का एक पूरा पूल बनाना होगा, एक सिस्टम क्रिएट करना होगा जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करे, नई नई चीज़ों को, और एक तरीके से रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ा सके। भारत को डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और उन्नत क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का निरंतर विकास करना होगा। डिज़ाइन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एंड एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में अपने आप को हमेशा कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। विशेष रूप से रक्षा अगर हम देखें तो डिफेंस सेक्टर एंड एरोस्पेस जैसे सेक्टर्स में अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो उस डायरेक्शन में उससे रिलेटेड कोर्सेज हमको लाने होंगे। जैसे बहुत सारी आईआईटीज़ ने इस बार इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलाए, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इस तरह की जो इलेक्ट्रिकल तरह की कोर ब्रांचेस थी, इनका डिप्लीशन हो रहा था, ये से डाउनफॉल हो रही थी। केवल एआई एंड डेटा साइंसेज भी ओवर लीड कर रहा था। इस वजह से इस बार आईआईटी की जो रैंक है, ओपनिंग रैंक है, वो ये सजेस्ट कर रही है कि आपने अगर इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलाए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मेगाट्रॉनिक्स चलाया है या मैकेनिक्स के साथ चलाया, तो उनको, जो हमारी यूथ है, उनको भी अडाप्ट करने में, उन कोर्सेज में इनरोल करने में बहुत ही ज़्यादा इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती ये सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा यानी एजुकेशन, हमारी इंडस्ट्री एंड जो पॉलिसीज़ हैं, तीनों एक ही डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली या समन्वित होकर एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये एनालिसिस, ये जो वीडियो था, ये पसंद आया होगा। मैंने बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे रखने की कोशिश की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।